नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरबल्ली एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम आपको अलग अलग स्ट्रीम्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है वो करवा रहे हैं। इसलिए अगर आप हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कर देते हैं, हमारे चैनल को उसका बेल बटन दबा देते हैं, तो आपको हमारी डेली की जो वीडियोस हैं वो उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात कि यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो है यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत हम उसका जो आधुनिक का आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल जो है वो कर रहे हैं, जिसमें से हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक काल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में हम आज क्या करेंगे, आधुनिक काल का जो काल, आधुनिक काल का आगे काल विभाजन कैसे किया गया है और उसका परिचय। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ है। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक व पत्रकारिता का भी विकास हुआ है। मतलब आधुनिक काल में कई सारी विधाओं में जो है रचनाएं की गई हैं। ठीक है, गद्य में, पद्य में, समालोचना, कहानी, नाटक व पत्रकारिता सभी जो हैं वो हमारे करिकुलम में आते हैं। सभी विधाओं में जो हैं वो रचनाएं की गई हैं। ठीक है, आधुनिक काल में। अब हम अगर आधुनिक काल के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि विक्रम संवत 1800 के उपरांत, 1800 के बाद भारत में अनेक यूरोपीय जातियां व्यापार के लिए आई। अनेक यूरोपीय जातियां व्यापार के लिए आई। उनके संपर्क से यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्योंकि विदेश से आई थी वो जातियां व्यापार करने के लिए भारत में, तो जो वो भारत में आई तो उनके अपने तौर तरीके थे, अपने रीति रिवाज थे, अपनी भाषा थी। तो इसलिए उनके संपर्क में आने से यहाँ पर कहाँ पर भारत में पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया। ठीक है, विदेशियों ने यहाँ के देशी राजाओं की पारस्परिक फूट से लाभ उठाकर अपने पैर जमाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने क्या किया, फूट डालो और राज करो वाली नीति को अपनाया। विदेशियों ने, वो यहाँ व्यापार करने आए थे और विदेशियों ने क्या किया, यहाँ के जो देशी राजाओं थे, जो यहाँ के राजा थे, देश में रहने वाले देश के राजा थे, उनमें उनकी आपस में ही फूट डलवा दी। एक देशी राजा की दूसरे देशी राजा में आपस में फूट डलवा दी और उनकी जगह पर खुद अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और सफलता भी उनको इस चीज़ में मिली, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कैसे हो गई, क्योंकि ये जो ब्रिटिश लोग आए थे, जो विदेशी लोग आए थे, उन्होंने यहाँ के राजाओं में फूट डलवा दी और अपने पैर वहाँ पे जमा लिए, खुद राज्य करने लग गए। तो इसलिए वो ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो स्थापित हो गया। अंग्रेजों ने यहाँ अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने एवं अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा को अपनाया।
अंग्रेज़ों ने यहाँ अपने शासन कार्य को अच्छे तरीके से, अच्छे रूप से चलाने के लिए, अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा को ही अपनाया, क्योंकि अगर वो अंग्रेज़ी को अपनाते हैं, अपनी भाषा को अपनाते, तो यहाँ के लोग समझ नहीं पाते। तो वो अपने धर्म का प्रचार कैसे कर पाते? ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारी ही भाषा में, जनसाधारण की ही भाषा में अपने धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इस कार्य के लिए गद्य ही अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, इस कार्य के लिए गद्य विधा जो होती है वो ही अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस कारण आधुनिक युग की मुख्य विशेषता गद्य की प्रधानता रही। ठीक है, इस कारण आधुनिक युग की जो मुख्य विशेषता है वो क्या रही? गद्य की प्रधानता रही। ठीक है, इस काल में होने वाले मुद्रण कला के आविष्कार ने भाषा विकास में, क्या कहते हैं, इस काल में होने वाले जो मुद्रण कला के आविष्कार ने भाषा विकास में महान योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज के ग्रंथों की रचना राष्ट्रभाषा हिंदी में की और अंग्रेज मिशनरियों ने भी अपनी प्रचार पुस्तकें हिंदी गद्य में ही छपवाईं। ठीक है, क्या कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज के ग्रंथों की रचना राष्ट्रभाषा हिंदी में की और अंग्रेजी मिशनरी जो थे उन्होंने भी अपनी प्रचार के लिए जो पुस्तकें छपवाई थी, अपने प्रचार का, अपने धर्म के प्रचार के लिए जो भी पुस्तकें छपवाई कि वो हिंदी में छपवाई। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आए तो हमारे हिंद देश में थे ना, तो यहाँ के लोगों को उनकी भाषा तो नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना था, तो उन्होंने अपनी यहाँ की ही भाषा में गद्य में छपवाई। इस तरह विभिन्न मतों के प्रचार कार्य से भी हिंदी गद्य का समुचित विकास हुआ। इस तरह से विभिन्न मतों के प्रचार कार्य से भी हिंदी गद्य का समुचित विकास हुआ। इस काल में राष्ट्र भावना का भी विकास हुआ। ठीक है, अब साथ ही साथ में विशेषताएं चली जा रही हैं। ठीक है, इस काल में राष्ट्रभाषा का भी विकास हुआ। इसके लिए श्रृंगारी ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। ठीक है, कहते हैं कि इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ और इस राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए श्रृंगारी ब्रज भाषा की जगह पर खड़ी बोली को ज़्यादा सही माना गया। ठीक है, समय की प्रगति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो वैसे वैसे ही गद्य की रचनाओं में और पद्य दोनों की ही रचनाओं में, दोनों ही रूपों में खड़ी बोली का जो है, खड़ी बोली जो है वो प्रौढ़ रूप हम कह सकते हैं में आ गई, क्योंकि उसका काफ़ी पर्याप्त विकास हुआ। भारतेंदु बाबू हरीशचंद्र तथा बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किए। उन्होंने अपनी सर्वोत्तम मुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य की सम्यक संवर्धना की। ठीक है, किसने? भारतेंदु बाबू हरीशचंद्र ने तथा अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किए और उन्होंने अपनी सर्वोत्तम मुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य की सम्यक संवर्धना की। इस काल के आरंभ में, ये जो आधुनिक काल के आरंभ में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरीशचंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल आदि ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरीशचंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक और रामचंद्र शुक्ल आदि ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनके उपरांत भारतेंदु जी ने गद्य का समुचित विकास किया। इनके बाद क्या हुआ? भारतेंदु जी ने गद्य का समुचित विकास किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी गद्य को प्रांजल रूप प्रदान किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी गद्य को प्रांजल रूप प्रदान किया। भारतेंदु हरीशचंद्र ने समुचित विकास किया गद्य का और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी गद्य को आगे बहुत अच्छा रूप प्रदान किया। इसकी सत्प्रेरणाओं से अन्य लेखकों और कवियों ने भी अनेक भांति की काव्य रचनाएं की। इनमें मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शर्मा शंकर, भगवान दीन, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, गोपाल शरण सिंह, माखन लाल, ये सारे आपको पता चल जाएगा कि ये आधुनिक कवि हैं, आधुनिक रचनाकार हैं। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी, अनूप शर्मा, राम कुमार वर्मा, श्याम नारायण पांडे, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के
प्रभाव से, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रभाव से हिंदी काव्य में भी स्वच्छंद छंदों का प्रचलन हुआ। अतुकांत, ठीक है, छंदों का प्रचलन हुआ। इस काल में गद्य, निबंध, अब विधाओं के बारे में पहले हमने देखा कि इस काल में तो हमने देखा कि हाँ, इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ, राष्ट्रीय भाषा का भी विकास हुआ, ठीक है। और हमने क्या देखा, इस काल में कौन कौन से कवियों ने गद्य रचना की है, पद्य रचना की है, कौन कौन से कवि हैं जो इस काल में आते हैं, ठीक है। और वैसे ही अब हम देख रहे हैं छंदों का भी प्रयोग हुआ इस काल में, साथ साथ विशेषताएँ बनी जा रही हैं, ठीक है। और तुकांत छंदों का प्रयोग हुआ, ठीक है। और दूसरा अब हम जो है वो देख रहे हैं यहाँ पे विधाएं कौन कौन सी, काफ़ी सारी विधाओं का प्रयोग प्रचलन में आई इस काल में। गद्य, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, समालोचना, तुलनात्मक आलोचना, साहित्य आदि, पत्रकारिता, सभी रूपों का समुचित विकास हुआ। इस युग के प्रमुख साहित्यकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? नवचंद्र मुंड और शिवराज आनंद, ठीक है। अब समालोचक कौन कौन से हैं, कहानी लेखक कौन कौन से हैं, उपन्यासकार कौन कौन से हैं, ये मैं इसीलिए ढूंढ के आपके लिए लाई हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। समालोचक की कैटेगरी में कौन आते हैं, आधुनिक काल की। कहानी लेखक की कैटेगरी में कौन आते हैं, आधुनिक काल के। उपन्यासकार कौन है, ये सारी चीज़ें आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब समालोचक कौन कौन से, आधुनिक काल के समालोचक की कैटेगरी में कौन कौन से रचनाकार आते हैं, तो वो हैं समालोचक आचार्य द्विवेदी जी, पद्म सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम रतन भटनागर आदि हैं। ये कौन है? समालोचक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कहानी लेखक के बारे में। प्रेमचंद, विनोद शंकर व्यास, हमें पता ही है, हमने कहानियाँ जो पढ़ी हैं वो किन किन की पढ़ी हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ, निराला की कहानियाँ, कौशिक, सुदर्शन, जनेंद्र, हृदेश, मनु बुंदेली, विनोद शंकर व्यास, प्रसाद, पंत, गुलेरी, ये सब की कहानियाँ आधुनिक काल में हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट आते हैं उपन्यासकार आधुनिक काल के कौन से हैं। प्रेमचंद, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, प्रसाद, उग्र, हृदेश, जैगेंद्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, गुरुदत्त आदि हैं, ठीक है। ये हैं उपन्यासकार। हमने क्या क्या देखा? समालोचक, कहानी लेखक, उपन्यासकार। अब हम देख रहे हैं नाटककार और निबंधकार। प्रसाद, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा आदि हैं। निबंध लेखक की बात करें, आचार्य द्विवेदी, माधव प्रसाद शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल बाबू, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह आदि, ये सब निबंध लेखक हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका आधुनिक काल का भी आगे काल विभाजन हुआ है, वो कैसे हुआ है, ठीक है। इसमें अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो है हिंदी साहित्य के आदिकाल, मध्यकाल मतलब भक्तिकाल, और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के। भक्तिकाल को मध्यकाल कहते हैं और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के इतिहास को जान चुके हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अपने पिछले तीनों कालों से सर्वथा भिन्न है। ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से अलग है। आदिकाल में डिंगल भक्तिकाल में अवधी और रीतिकाल में ब्रज भाषा का बोलबाला रहा, ठीक है। आदिकाल में डिंगल, अब ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आदिकाल में कौन कौन सी भाषाएं थी, कौन सी भाषा थी, भक्तिकाल में कौन सी भाषा थी, रीतिकाल में कौन सी भाषा थी। तो आप कह सकते हैं आदिकाल में डिंगल भाषा, भक्तिकाल में अवधी भाषा और रीतिकाल में ब्रज भाषा का बोल बाला रहा। वहीं इस काल में, आधुनिक काल में आकर खड़ी बोली का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब तक के तीनों कालों में जहाँ पद्य का ही विकास हुआ था, वहीं इस युग में आकर गद्य और पद्य समान रूप से व्यवहृत होने लगे, ठीक है। गद्य और पद्य दोनों ही समान रूप से व्यवहार में आने लगे। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से भी इस युग में नवीनता का समावेश हुआ। जहाँ पुराने काल के कवियों का दृष्टिकोण एक सीमित क्षेत्र में बंधा हुआ रहता था, जहाँ पुराने काल के कवियों का दृष्टिकोण एक सीमित क्षेत्र में बंधा हुआ रहता है, पद में ही बंधा हुआ रहता था, या किसी भोगविलास की वस्तु में, या आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना, ये सब चीज़ें ही हमने पढ़ी हैं। वहीं आधुनिक युग के कवियों ने समाज के व्यवहारिक जीवन का व्यापक चित्रण करना शुरू किया। आधुनिक युग के कवियों ने समाज के व्यवहारिक जीवन का व्यापक रूप से चित्रण करना शुरू किया।
इसीलिए इस युग की कविता का फलक काफ़ी विस्तृत हो गया। इसीलिए इस युग की कविता का जो फलक है वो काफ़ी विस्तृत हो गया। राजनीतिक चेतना, समाज सुधार की भावना, अध्यात्मवाद का संदेश आदि विविध विषय इस काल की कविता के आधार बनते गए हैं। ठीक है, राजनीतिक चेतना, समाज सुधार की भावना, अध्यात्मवाद का संदेश आदि विविध विषय ऐसे हैं जो इस काल की कविता के आधार बन गए हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा, पिछले तीनों ही कालों में नारी को भोग का वस्तु माना जाता था, उसे सम्मान नहीं मिलता था, आश्रयदाताओं की पूजा होती थी, आश्रयदाताओं की गुणगान किए जाते थे। ठीक है, मंदिरों मस्जिदों में भी सिर्फ अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए जाया जाता था। लेकिन आधुनिक काल में आकर इन सारी चीज़ों को त्याग कर और अच्छी अच्छी चीज़ों को, अध्यात्मवाद की संदेश दिया, समाज को सुधारने का संदेश दिया, राजनीतिक चेतना का संदेश दिया। ठीक है, इन कविता का आधार बन गया था ये सारी चीज़ें। अब आधुनिक युग की विस्तृत कविता धारा की रूपरेखा जानने के लिए उसे प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर 6 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि आधुनिक काल की प्रवृत्तियां भी हमने साथ साथ वैसे करने की कोशिश की है, लेकिन हम फिर भी इसकी जो प्रवृत्तियों की वीडियो है वो अलग से बनाएंगे। तो उन प्रवृत्तियों के आधार पर 6 प्रमुख भागों में जो है वो इसको बांटा गया है। वो कौन से 6 भाग हैं वो हम देखते हैं। मतलब आधुनिक युग का भी आगे काल विभाजन किया गया है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने में आसानी होए, समझने में आसानी होए। तो वो कौन से 6 भाग हैं, 6 काल हैं, 6 युग हैं? वो है भारतेंदु युग। ठीक है, सन 1868 से 1902 भारतेंदु युग पहला है। भारतेंदु युग। दूसरा है द्विवेदी युग 1903 से 1916 तक द्विवेदी युग। तीसरा है छायावादी युग 1917 से 1936 तक। चौथा है प्रगतिवादी युग सन 1937 से 1943 तक। पांचवा है प्रयोगवादी और नवकाव्य युग 1944 से 1990 तक का। और छठा है उत्तर आधुनिक युग 1990 से आज तक का। ठीक है, ये सारे हैं आधुनिक काल के युग। यद्यपि आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 सन 1843 से माना जाता है, किंतु आरंभिक 25 वर्ष की कविता को संक्रांति युग की कविता कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें रीतिकालीन, श्रृंगारिक तथा भारतेंदुकालीन प्रवृत्तियों का समन्वय सा दिखाई पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स आप इसको देखिए, समझिए। ठीक है, बड़े इजीली प्रेजेंट किया गया है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।